हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले हम क्लास 11 क्लास 12 के लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, उसका टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 लेक्चर। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। हम लोग जानेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले जो एसिड्स और बेस के अर्ली कॉन्सेप्ट था, प्राचीन अवधारणा थी, तो प्राचीन अवधारणा इसके स्वाद के आधार पे था और सूचक के आधार पे था, लिटमस पेपर के आधार पे था। सूचक यानी लिटमस पेपर एक सूचक है, तो स्वाद के आधार पे था और लिटमस पेपर के आधार पे था। स्वाद के आधार पे बताया गया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इमली, टमाटर, ये सब क्या हैं? अम्ल है। इसमें अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल के उदाहरण। बेस कहा गया कि ऐसे पदार्थ होते हैं, क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उसे बेस कहते हैं। जैसे साबुन, चाक, चूना, ये सब क्या है? क्षारक है। तो डिस्कस करते हैं एसिड जो है, यह एसिड लैटिन भाषा का एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और यह लैटिन वर्ड एसिडस और एसिडस की अर्थ होता है टू सॉर, खट्टा। यानी कहने का मतलब है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है और इस एसिडस का अर्थ होता है टू सॉर मीन्स खट्टा। उसी प्रकार बेस जो है, बेस को हम अल्कली कहते हैं, और यह अल्कली जो है यह एक अरबियन वर्ड है। अरबियन अल्कली जो है एक अरबियन वर्ड हमारा क्या है? अल्क्विली। एक अरबियन वर्ड अल्क्विली से डेराइव हुआ है, लिया गया है, बना है, और इस अल्क्विली का अर्थ होता है प्लांट्स, एसेस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के रख, एसेस ऑफ प्लांट्स। यही कारण है कि बेस को हम एस भी कहते हैं। बेस को हम क्या कहते हैं? भस्म। एस मीन्स होता है भस्म, बेस मीन्स क्षारक। तो भस्म या क्षारक दोनों एक ही चीज होते हैं। हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा बेस या एस ऐसे पदार्थ होते हैं, क्षारक या भस्म ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेस को हम अल्कली कहते हैं। अल्कली अरबियन वर्ड अल्क्विली से लिया गया, और अल्क्विली का अर्थ होता है एसेस ऑफ प्लांट्स। यानी यह स्वाद के आधार पे जब हम एसिड्स और बेस को जान लिए, तो हम जानते हैं हमारे घरों में बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे नींबू हो गया, चूना, साबुन, संतरा, इमली, टमाटर, ईटीसी। यानी कहने का मतलब जो है ये सब चीजें आपके घरों में उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। इसमें नींबू जो है क्या है? अम्ल है, क्योंकि स्वाद में खट्टा होता है, सिट्रस फल है, सिट्रिक एसिड होता है। चूना क्या है? एक क्षारक होता है। साबुन भी एक क्षारक होता है। संतरा क्या है? यह भी सिट्रस फ्रूट्स होता है, सिट्रिक एसिड। संतरा भी खट्टा होता है। इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर जो है भी एक एसिड है, इसमें ऑक्जेलिक, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। यानी कहने का सीधा मतलब है, कहने का हमारा कि ये सब कुछ हमारे घरेलू एग्जाम्पल है जिसमें हम जानते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। टमाटर हमारा एक एसिड होता है। तो इसके बाद से जब स्वाद के आधार पे एसिड्स और बेस का निर्धारण हो गया, तो हम जानते हैं सभी एसिड्स और बेस को हम ग्रहण करके उसके स्वाद के आधार पे हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते। इसी कारण एसिड्स और बेस के लिए लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर यह एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। हम आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल सूचक क्या होते हैं। यहाँ पे लिटमस पेपर एक सूचक होता है जो रंग परिवर्तन द्वारा सूचना देता है एसिड्स या बेस होने की। तो यह लिटमस पेपर के आधार पे एसिड्स और बेस का निर्धारण किया गया और बताया गया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें, तथा क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दें। इसको एक छोटे से ट्रिक द्वारा समझा सकता है अनिल छलनी।
अनिल छलनी कहने का मतलब है और फॉर अम्ल नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लिटमस पेपर जो है कहने का मतलब कि यह जो है केवल नमी की उपस्थिति में ही रंग परिवर्तन करता है। यानी यह स्वाद के आधार पर और लिटमस पेपर के आधार पर जो पुरानी अवधारणा थी वे काफी दिनों तक यूजफुल न रहा। इसके बाद के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस महोदय ने बताया, उन्होंने एक विद्युत अपघटनी प्रकृति पे एसिड्स और बेस को बताया। उससे पहले हम जानेंगे कि वे जो विद्युत स्वांटे आर्हेनियस महोदय ने स्वांटे आर्हेनियस इन्होंने विद्युत अपघट्य पे आधारित अपना सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य कहने का मतलब जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। किसी पदार्थ के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा सुगमता पूर्वक आसानी से प्रवाहित की जा सके उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन, Aq को एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, KCl का जलीय विलयन इत्यादि। यहाँ से देखते हैं कि NaCl का जलीय विलयन है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अपने आयनों में टूट जाएगा Na++Cl-। KCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी टूट जाएगा K++Cl-। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसी विद्युत अपघट्य, उसके बाद से एक इसमें शब्द आता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कहने का मतलब है जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसका अपघटन हो जाए यानी वह टूट जाए उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक को प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं और दूसरे को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसा विद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके यानी वह अपने आयनों में टूट जाए। दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित न की जा सके उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस विद्युत अपघट्य पे आधारित आर्हेनियस महोदय ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे आर्हेनियस का वैद्युत वियोजन सिद्धांत कहते हैं। इनका जो सिद्धांत था आर्हेनियस महोदय का सिद्धांत, तो यही कहता है कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से, पहला इनका सिद्धांत यही कहता है आर्हेनियस महोदय के अनुसार, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अपने आयनों में टूट जाता है। यानी NaCl का जलीय विलयन है एक और सॉल्यूशन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए ये अपने आयनों में टूट जाएगा Na++Cl-। तो दूसरी चीज कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसका आयनाइजेशन हो जाए अपने आयनों में टूट जाए, इसी क्रिया को आयनन कहते हैं। आयनों में टूटने की क्रिया आयोनाइजेशन कहते हैं। दूसरा चीज यह था कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसका आयनन हो जाए, तो आयनन से हमें दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। एक को कहते हैं धन आयन और दूसरे को कहते हैं ऋण आयन, केटायन और एनायन। तीसरी बात इन्होंने कहा कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या आपस में समान होती है। इट मीन्स नंबर ऑफ केटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, और आप यहाँ देख रहे हैं कि NaCl टूटा है तो Na+ यानी एक धनायन मिला और एक ये ऋणायन मिला, यानी धनायनों और ऋणायनों की संख्या हमेशा समान होती है। चौथा, जब किसी भी यौगिक किसी पदार्थ का जलीय विलयन यानी जो उसका आयनाइजेशन होता है और उससे आयनों की संख्या समान मिले, धनायनों और ऋणायनों की संख्या आपस में समान होती है। चूंकि धन आयन और ऋण आयन विपरीत हैं तो विपरीत होने के कारण यह क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी प्रत्येक यौगिक विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या आपस में समान होती है। +1 -1 न्यूट्रल हो गया और NaCl बनता है। यानी कहने का मतलब कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होने की वजह से ओवरऑल प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक यौगिक विद्युत उदासीन होता है। पांचवा जो बात कहा इनका जो सिद्धांत है ये कहता था कि
जब किसी विद्युत अपघट्य के जो जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं वह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। यही भी बता रहे हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया, यह जो चिन्ह है यह उत्क्रमणीय का चिन्ह है, इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय 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 अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें, इसको हम अभिकारक कहते हैं, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी यहाँ से हम देखें कि हम NaCl लिया, एक और सॉल्यूशन, और यह टूट गया Na प्लस Cl माइनस। जो अभिक्रिया में भाग ले इसको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त हुआ इसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। और यह जो चिन्ह है यह क्या है? रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय का चिन्ह है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए तथा उत्पाद से अभिकारक बन जाए। तो कहने का मतलब यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के कारण इसमें साम्य की स्थिति आ जाती है। साम्य की स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन आने का क्या मतलब है? यानी कहने का मतलब यह ऐसी अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए तथा उत्पाद से अभिकारक बन जाए, यानी जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों तीर दिखाता है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, इसे उत्क्रमणीय कहते हैं। कभी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही रासायनिक साम्य स्थापित होता है। और रासायनिक साम्य किसे कहते हैं? वह एक रासायनिक साम्य एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्थिति एकदम साम्य में हो, न ही अभिकारक से उत्पाद और न ही उत्पाद से अभिकारक बने, यानी यह अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का वेग या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का वेग दोनों इक्वल हो, समान हो, उसे हम कहते हैं, उसी अवस्था को कहते हैं रासायनिक साम्य। यानी ऐसी अवस्था जिसमें न तो अग्र अभिक्रिया के तरफ कार्य हो, न तो पश्च अभिक्रिया में कार्य हो, यानी न तो अग्र अभिक्रिया जो हो वह हो और न ही पश्च अभिक्रिया हो, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसी भी प्रकार के रिएक्शंस नहीं होते हैं, उसे हम रासायनिक साम्य कहते हैं। तो पांचवा उन्होंने यही बताया कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य स्थापित होता है। रासायनिक साम्य कहने का सीधा मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें न तो अभिकारक से उत्पाद बने न ही उत्पाद से अभिकारक बने, अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग इक्वल हो, समान हो, किसी भी तरफ अभिक्रिया संपन्न न हो, उसी को हम कहते हैं रासायनिक साम्य। ये रहा स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत। इसके बाद से आर्हेनियस महोदय ने जब आयनन इन्होंने बताया, आयनन कहने का मतलब है आयनाइजेशन, कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अपने आयनों में टूट जाता है, यही क्रिया आयनन होती है। तो आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, जो फैक्टर्स हैं आयन को प्रभावित करने वाले, क्या फैक्टर्स हैं? पहला ताप। ताप पे टेम्परेचर कहने का मतलब जब किसी विद्युत अपघट्य को ताप दिया जाता है तो उसके आयनन की क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। आयनन की क्रिया क्या होती है? टूटने की क्रिया बढ़ जाती है। दूसरा सांद्रता। तो सांद्रता में इन्होंने बताया कि जो आयनन की दर होती है, आयनन की दर वह व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता के। सांद्रता की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, और ताप की क्या होती है? समानुपाती होती है। आयनन की जो होती है ताप के समानुपाती होती है। इसका मतलब ताप जितना ही देंगे आयनन की दर उतना ही बढ़ेगी। ताप बढ़ा, आयनन की दर भी बढ़ गई। लेकिन सांद्रता जो है वो आयनन के आयनन जो है उस सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी सांद्रता की मात्रा अधिक तो आयनन की मात्रा कम, सांद्रता की मात्रा कम तो आयनन की मात्रा अधिक। यानी तनु विलयन के लिए जिसमें तनु विलयन के लिए आयनन की मात्रा अधिक है, और सांद्र विलयन के लिए यानी सांद्र मींस गाढ़ा विलयन के लिए आयनन की मात्रा कम, और पतला विलयन यानी तनु विलयन के लिए आयनन की मात्रा अधिक होती है, यानी सांद्रता पे। तीसरा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति क्या होती है? विलायक की प्रकृति कहने का मतलब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को किस विलायक में डाले हैं, विलायक की प्रकृति पर भी आयनन की मात्रा निर्भर करती है। यानी जिस प्रकार विलायक की प्रकृति होगी उसी प्रकार से आयनन की मात्रा भी होगी। यानी जब
इस आयनन को बताया था, आयनन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक थे। इसके बाद से आर्हेनियस महोदय ने एसिड्स और बेस को बताया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो आर्हेनियस महोदय के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी यहां से हम देखें कि जो अम्ल होते हैं, हमने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। लेकिन यह हमेशा जलीय विलयन में मिलता है। किसी भी अम्ल का जब जलीय विलयन लेंगे तो H+ आयन देगा। क्योंकि ये H+ आयन की साइज स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होने की वजह से यह अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से यह तुरंत क्या करता है, क्योंकि मान लीजिए सपोज करें हमने एक वेसल लिया, इसमें हमने जल को डाल दिया, इसमें हम HCl है, HCl को जब डुबाएंगे तो H+Cl- मिलेगा। यानी यही H+ जो है क्या है, H+ बता रहा है क्या, एक अम्ल है। लेकिन इस H+ के चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे, जल में ही तो H+ मिलेगा। और जब जल में H+ मिलेगा यानी H2O के मॉलिक्यूल चारों तरफ हैं, क्योंकि H+ की आकार इतनी छोटी है, अनस्टेबल होने के कारण यह H+ तुरंत H2O से क्रिया कर लेता है और H3O+ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी शब्दों में कह सकते हैं, आर्हेनियस महोदय के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे HCl का जलीय विलयन है, ये क्यों मींस एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, यह जब टूटेगा तो H+ Cl-, H2SO4 का जलीय विलयन, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह टूटेगा और 2H पर प्लस SO4 पर माइनस। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसका जलीय विलयन लेंगे और यह टूटेगा NO3 पर माइनस, H पर प्लस। CH3COOH को लेंगे, एसिटिक एसिड कहते हैं, भी टूटेगा और CH3COO पे माइनस, H पे प्लस। HCOOH को फार्मिक एसिड कहते हैं, यह टूटेगा H+ और HCOO पे माइनस। यानी सभी एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हमें H+ प्राप्त हो रहा है, सबका जलीय विलयन है, सबका हमने क्या लिया है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, सबका जलीय विलयन है और हमें H+ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि सभी क्या हैं, अम्ल हैं, क्योंकि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहाँ से दिखाते हैं आपको कि HCl का जलीय विलयन हमने लिया, HCl का जलीय विलयन लिया और यह टूट गया H+ Cl-। चूंकि H+Cl- यह टूटा है तो H2O में ही तो है, वाटर में है, और यहीं से H+ क्या करता है, H2O से क्रिया करता है, यहीं से H2O से क्रिया करता है, और जब H2O से क्रिया करता है तो H3O पे प्लस बना लेता है। यानी एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, इसकी क्रिया H2O से करा देंगे तो H3O+ मिलेगा। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो आर्हेनियस महोदय के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का जब जलीय विलयन लेंगे और उससे जलीय विलयन घुलनशील होना चाहिए, जब घुलनशील होगा तभी H+ देगा। यानी इनकी जो सिद्धांत था यह केवल घुलनशील पदार्थों की व्याख्या कर रहा था, किसी भी अघुलनशील पदार्थ की व्याख्या आर्हेनियस महोदय का सिद्धांत नहीं करता है। ध्यान से सुन लीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें, उसे हम अम्ल कहते हैं। चूंकि H+ आकार में इतना छोटा होता है, छोटा होने के कारण अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण चूंकि वह H+ मिला H2O में ही हमें प्राप्त होता है और पुनः H2O से एसोसिएट होता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। यानी जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसके बाद बेस की बात आती है, बेस आर एस यानी क्षारक या भस्म। क्षारक या भस्म कहने का मतलब क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं, आर्हेनियस महोदय के अनुसार क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन दें।
OH माइनस आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जैसे कि OH का जलीय विलयन, इसका भी जलीय विलयन हम लेंगे और यह टूटेगा K पे प्लस प्लस OH पर माइनस। CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे और यह टूटेगा Ca पे 2 प्लस प्लस 2OH पर माइनस। NaOH का जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह टूटेगा Na पे प्लस प्लस OH पर माइनस। यानी हम सबसे OH माइनस आयन प्राप्त हो रहा है, सबके जलीय विलयन से OH माइनस आयन प्राप्त हो रहा है, यानी ये सब के सब क्या हैं, बेस हैं। यह भी केवल घुलनशील पदार्थों के लिए ही लागू होता है, क्योंकि जब तक कोई पदार्थ जल में घुलेगा नहीं तब तक वो H प्लस या OH माइनस आयन नहीं देगा। यानी ओवरऑल आर्हेनियस महोदय का जो सिद्धांत था वो केवल घुलनशील पदार्थों के लिए ही लागू होता है, जब तक घुलनशील पदार्थ नहीं होंगे उस पर लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से इनके डीमेरिट्स को देख लें कि आर्हेनियस सिद्धांत के डीमेरिट्स क्या थे, दोष क्या थे। तो सबसे बड़ा डीमेरिट्स यही था कि जो पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं यानी घुलते नहीं हैं, उनकी व्याख्या आर्हेनियस सिद्धांत नहीं करता, क्योंकि जब तक जल में घुलेगा नहीं तब तक वह H प्लस या OH माइनस आयन देगा नहीं, और जब तक H प्लस या OH माइनस आयन देगा नहीं तब तक हम एसिड या बेस होने की निर्धारण नहीं कर सकते। दूसरी बात, आर्हेनियस महोदय जिस स्पेसीज में H प्लस या OH माइनस आयन उपस्थित न हो और जब तक वो उपस्थित नहीं होगा तब तक वह जल में घुल के H प्लस या OH माइनस आयन नहीं देगा। यानी जिन पदार्थों में H प्लस या OH माइनस आयन एब्सेंट होता है उन पदार्थों के लिए एसिड या बेस का निर्धारण आर्हेनियस सिद्धांत से नहीं होता। जैसे SO2 क्या है, CO2 क्या है, NH3 क्या है, ये सब एसिड और बेस होते हैं, लेकिन इसमें H प्लस या OH माइनस आयन एब्सेंट होने के कारण आर्हेनियस महोदय का सिद्धांत इनका निर्धारण नहीं कर पाता है। इनका सबसे जो प्रमुख कमी थी यही थी कि अघुलनशील पदार्थों की व्याख्या नहीं करता है। इनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए, आर्हेनियस महोदय की कमियों को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले हम जान लें कि जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं, एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, बेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रांग एसिड, दूसरे को कहते हैं वीक एसिड। इसी तरह से एक को कहते हैं स्ट्रांग बेस, दूसरे को कहते हैं वीक बेस। स्ट्रांग मीन्स प्रबल, वीक मीन्स दुर्बल। यह प्रबल स्ट्रांग एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड मीन्स वीक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, और इसको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो स्ट्रांग मीन्स होता है प्रबल और वीक मीन्स दुर्बल। यानी कहने का सीधा मतलब कि प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जिनका आयोनाइजेशन 100% जो टूट जाते हैं, जो जल में पूरे तरीके से टूट जाते हैं, उसे हम प्रबल स्ट्रांग एसिड कहते हैं। वीक एसिड जो जल में कम टूटते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। बेस, स्ट्रांग बेस यानी प्रबल क्षार, क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः टूट जाते हों, और दुर्बल क्षारक ऐसे क्षारक, वीक बेस ऐसे बेस जो जल में पूर्णतः न टूटते हों। छोटी सी बात, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है कि स्ट्रांग एसिड को हम मिनरल एसिड कहते हैं, क्योंकि यह मिनरल खनिजों से प्राप्त होता है। कोई भी प्रबल अम्ल स्ट्रांग एसिड मिनरल्स से प्राप्त होते हैं, इसी कारण स्ट्रांग एसिड को मिनरल एसिड्स कहते हैं। जितने भी वीक एसिड्स होते हैं वे ऑर्गेनिक पदार्थों जैसे जीव जंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, इसी कारण इन्हें ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। मिनरल एसिड जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। कार्बनिक एसिड में HCOOH फार्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, कार्बनिक अम्ल है। यानी हमने इस चीज को जाना कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं क्योंकि ये मिनरल से प्राप्त होते हैं। वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त होते हैं। स्ट्रांग एसिड जिनका आयोनाइजेशन 100% लगभग 100% हो जाता है, जो ज्यादा टूटते हैं उन्हें स्ट्रांग एसिड, जो कम टूटते हैं उन्हें वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग बेस जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस, जो 100% डिसोसिएट नहीं होते उन्हें वीक। यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वे माना जाता है कि 100% डिसोसिएट नहीं, 90 to 95% डिसोसिएट हो ही जाते हैं। तो जो ज्यादा टूट जाए यानी जल में जो ज्यादा H प्लस दे वह स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम दे वह वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस जो जल में ज्यादा OH माइनस आयन ज्यादा टूटेगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा, OH माइनस की संख्या अधिक होगी तो उसे स्ट्रॉन्ग, और जो कम टूटेगा उसे वीक। इसके बाद से आर्यस महोदय की जो कमी थी अघुलनशील पदार्थों की व्याख्या न करना, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रांस्टेड लॉरी साइंटिस्ट ने इनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपना एक सिद्धांत दिए जिसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को, ब्रांस्टेड लॉरी के सिद्धांत को प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है नाम बदल के बच्चे का। प्रोटॉन विनिमय, प्रोटॉन एक्सचेंज, विनिमय में एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी भी इसे कहते हैं। ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत क्या कहता है, नाम से स्पष्ट है, प्रोटॉन विनिमय में से जो प्रोटॉन का एक्सचेंज, प्रोटॉन किसे कहते हैं, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, और जो इसी का एक्सचेंज करे वो यही था ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने बताया कि एसिड वे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत यही कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, एसिड वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन देते हैं, और बेस वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इट मीन्स अम्ल प्रोटॉन देता है और क्षारक प्रोटॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल एक प्रोटॉन दाता है और क्षारक प्रोटॉन ग्राही है। इट मीन्स एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन देते हैं, तथा बेस वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यह प्रोटॉनों पे ही आधारित था। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, हमने HCl की क्रिया H2O से कराया, HCl की क्रिया H2O से कराया और हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से देखिए इसको हम तोड़ें तो H पे प्लस प्लस Cl पर माइनस, और यही H प्लस प्रोटॉन H2O को ले लेता है, यहाँ से बन जाता है H3O पे प्लस प्लस Cl पर माइनस, यानी H2O H प्लस लिया तो H3O पे प्लस Cl पर माइनस। ध्यान दीजिएगा कौन दे रहा है, H प्लस प्रोटॉन कौन दे रहा है, HCl दे रहा है तो यह क्या होगा एसिड, और H2O ले रहा है तो यह क्या होगा बेस। ठीक उसी क्रिया, इसी प्रकार NH3 की क्रिया हम करा दें H2O से, तो यहाँ से यह टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस, और यह H2O का H प्लस NH3 ले लेता है, और यह रिएक्शन ऐसे लिख कर यहाँ पे हो जाता है NH4 पे प्लस प्लस OH पर माइनस। यानी H2O H प्लस दे रहा है, जो दे रहा है वह एसिड यानी अम्ल, और जो दे रहा है वह बेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे H2O बेस की तरह और यहाँ पे H2O एसिड की तरह कार्य कर रहा है। यानी उपरोक्त दोनों समीकरणों हम देखें, जब HCl की क्रिया H2O से करा रहे हैं तो HCl का H प्लस जो है H2O को दे रहा है, क्योंकि HCl दे रहा है तो अम्ल होगा और H2O ले रहा है तो वह क्षारक होगा, बेस होगा। तो इस प्रकार से पहले समीकरण में H2O एक बेस है। वही दूसरी रिएक्शन जब कराएं, दूसरे समीकरण में हम देख रहे हैं कि H2O की क्रिया NH3 से हो रही है, H2O H प्लस NH3 को दे रहा है, तो यहाँ पे H2O एसिड होगा और NH3 बेस होगा। यानी उपरोक्त दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि H2O एसिड भी है और बेस भी है। तो ऐसे पदार्थ जो एसिड भी हो और बेस भी हो उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। याद रखिएगा एक नाम, उभयधर्मी पदार्थ। उभयधर्मी पदार्थ कहने का क्या मतलब है, उभयधर्मी पदार्थ कहने का मतलब है उभयधर्मी, इसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। यानी उभयधर्मी पदार्थ, दो शब्दों उभय प्लस धर्मी, उभय मीन्स होता है दो, धर्मी मीन्स धर्म, जो दोनों धर्म दोनों गुण धर्मों को शो करे उसे हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। दोनों गुण धर्म क्या है, एसिड और बेस। यानी ऐसे पदार्थ जो एसिडिक नेचर भी शो करें, बेसिक नेचर भी शो करें, उन्हें हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं।
जैसे H2O हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जब H2O की क्रिया HCl से कराई जा रही है तो H2O बेस की तरह कार्य कर रहा है, उसी H2O की क्रिया NH3 से कराई जा रही है तो H2O एसिड की तरह कार्य कर रहा है। यानी H2O एक एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और बेसिक नेचर भी शो कर रहा है। इसी कारण H2O क्या है, उभयधर्मी पदार्थ है। इसके बाद से हम ये भी जानेंगे कि H2O को छोड़ के बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। अगले वीडियो में हम उभयधर्मी पदार्थ को H2O का डिस्कशन कर लिए हैं, बाकी दो सब्सटेंस के बारे में जानेंगे। 2-3 जो भी सब्सटेंसेज होंगे कि कौन कौन से ऐसे और सब्सटेंस हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, जिन्हें हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। उससे पहले उसी लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट के सिद्धांत से हम कैसे अघुलनशील पदार्थों का भी एसिड और बेस होने का निर्धारण कर लेंगे। तो यह हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने जाना एसिड्स के स्वाद के आधार पे हमारे घरों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, ये सब एसिड्स होते हैं। बेस जैसे साबुन, बेस को ये भी कहा जाता है कि बेस अल्कली जो होता है, बेस लाइक अ सॉप, यानी अल्कली लाइक अ सॉप। बेस जो होता है साबुन के जैसे चिकना होता है। टूथपेस्ट का देखे होंगे, टूथपेस्ट भी क्या है, एक बेस है, बेसिक नेचर शो करता है। चाक देखे होंगे, चूना देखे होंगे, सब क्या है, बेस हैं। तो ये एग्जाम्पल के बारे में जाने हम लोग, स्वाद के आधार पे जाने, लिटमस पेपर के आधार पे जाने, फिर विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघटन क्या है, आयनन क्या है, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, आर्हेनियस महोदय का सिद्धांत क्या था, इनकी कमी क्या थी, इनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए ब्रांस्टेड और लॉरी ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। यह ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट प्रोटॉन एक्सचेंज पे बेसिस होता है, इसी कारण से प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल हम लोग ने देखा। फिर हमने देखा कि उभयधर्मी पदार्थ यानी उभय मीन्स दो, धर्मी मीन्स धर्म, जो दोनों दो गुण धर्मों को दिखाते हैं उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। H2O एक उभयधर्मी पदार्थ हमने प्रूव किया एग्जाम्पल से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2-3 और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इन सब के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।